Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. SEO कोर्स के बैकलिंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PBN लिंक, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क लिंक्स। ये क्या होता है, इस पे गूगल का क्या कहना है, SEOs का क्या कहना है, जो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स बनाते हैं उन लोगों का क्या कहना है, क्या ये सक्सेसफुल है, क्या इसका मतलब आप बना करके अपने वेबसाइट को अच्छा रैंकिंग करा सकते हैं या इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस। तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एक्चुअली में कई सालों पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में होता था, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता था और ये मतलब टाइम टू टाइम मतलब धीरे धीरे इवॉल्व भी होता गया है। उसी के रिस्पेक्ट में गूगल भी अपने आप को इवॉल्व करता गया, मतलब उसके एल्गोरिदम, उसके जो बॉट है, उसके जो ह्यूमन चेकर होते हैं जो टेस्ट करते हैं, ये इनका भी टेक्निक भी इवॉल्व हुआ। तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क सबसे पहले तो इसे अवॉइड करना चाहिए, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस के अगेंस्ट, गूगल का वेब मास्टर गाइडलाइंस क्लियरली बोलता है कि मतलब ऐसे लिंक बिल्डिंग को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता है और ऐसे लिंक बिल्डिंग नहीं करना चाहिए। पहले क्या होता था कि इस पे लोग बहुत ज्यादा मतलब फोकस करते थे, भी करते हैं, और कुछ लोग इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। तो सक्सेस होने का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि कोई सक्सेस हो गया तो परमानेंट PBN के थ्रू सक्सेस ही रहेगा और उसकी वेबसाइट रैंक होती रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सपोज दैट फॉर द टाइमिंग लाइक 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर आपकी वेबसाइट रैंक कर गई PBN को यूज करके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आफ्टर 1 ईयर या उससे ज़्यादा लॉन्गर रन करे। ये कभी भी पेनलाइज हो सकती है, कभी भी गूगल इसको डी रैंक कर सकता है और आपकी वेबसाइट SERP पेज से हट। तो एक्चुअली में 3 इम्पैक्ट होते हैं किसी भी मतलब जब आप PBN करने जाते हैं। एक तो होता है कि गूगल आपके जो लिंक होते हैं, जितने भी PBN लिंक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के थ्रू आप बनाते हैं, तो उसको इग्नोर कर दे, मतलब बिल्कुल वो उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता है। एक तो होता है। दूसरा होता है कि वो उसको पेनलाइज कर देता है, मतलब आपका जो लिंक है उस पर कोई मैनुअल एक्शन ले लिया जाए तो वो SERP पेज से बाहर भी होगा और मैनुअल एक्शन लिया जाएगा। फिर आपको उस पर देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हाँ मतलब इसको आप नहीं करेंगे, या फिर से आप रिप्लाई करते हैं गूगल को, मे बी वो फिर से पेनलाइज से हटा दें। तो ये चीजें होती है कि एक तो मतलब वो इग्नोर कर देते हैं, दूसरा क्या होता है कि वो पेनलाइज कर देते हैं, तीसरा क्या होता है कि वो डी रैंक कर देते हैं, मतलब आपकी रैंकिंग को नीचे कर देते हैं। तो ये 3 मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कैसे चेक करता है, गूगल का चेक करने का तरीका क्या होता है? गूगल के चेक करने का तरीका 2 तरीके से होता है, एक तो बॉट के थ्रू, दूसरा मैनुअल। जो मैनुअली उनके पास एक्चुअली में गूगल के पास हजारों में लोग जो कि मैनुअली ह्यूमन होते हैं, जो कि मैनुअली आपके वेबसाइट को चेक करते हैं। एक तो बॉट होता ही होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स को ले लेते हैं और जो ह्यूमन होते हैं, वो एम्प्लॉय होते हैं गूगल के, वो मैनुअली चेक करते हैं आपके वेबसाइट को कि कहीं ये PBN नेटवर्क का तो पार्ट नहीं है। तो ये बॉट के केसेस में कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने को मिला है कि हो सकता है कि मतलब आपकी वेबसाइट उससे बच जाए, मतलब वो गूगल बॉट उसको रिकॉग्नाइज न कर पाए। या अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो PBN लोग बनाते हैं या यूज़ करते हैं, तो कैसे क्या टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके थ्रू बच सकते हैं। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वो हमेशा के लिए बच सकते हैं। कभी ना कभी आप जरूर गूगल के नज़र में आएंगे और आपकी वेबसाइट पेनलाइज होगी या रैंक हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स क्या होते हैं और इसको कैसे मतलब लोगों ने यूज़ किया, कैसे अभी भी कर रहे हैं। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एक ब्लैक हेड टेक्निक का पार्ट होता है, वाइट टेक्निक हेड टेक्निक बिल्कुल नहीं होता है। तो ब्लैक हेड टेक्निक होता है, दैट मीन्स कि ये हमें नहीं करना चाहिए, जो गूगल बिल्कुल इसको अवॉइड करने को बोलता है।
अब सपोज दैट ये आपकी कोई मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट को ही कहीं कहीं पे मनी साइट भी बोलते हैं। और यहाँ पर मेन वेबसाइट का मतलब ये है कि एक कोई आपकी वेबसाइट है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि आपकी वो वेबसाइट रैंक होनी चाहिए एससीआरपी पेज पे। और आप बहुत सारे और भी खुद अपने ही दूसरे बहुत सारे वेबसाइट्स बना दिए, लाइक ये W1 या PBN1, इसको आप मान लीजिए PBN1, PBN2, PBN3, PBN4, ऐसे करके बहुत सारे आपने वेबसाइट बना लिया। ये वेबसाइट बनाना इजी होता है, वेबसाइट बनाने में कोई इशू नहीं है। मतलब आप क्या करते हैं, एक होस्टिंग आपने लिया, उस होस्टिंग पे बहुत सारे डिफरेंट डोमेन आप ले लेते हैं। यहाँ पे W1 ले लिए, W2 ले लिए, W3 ले लिए, W4 ले लिया, ऐसे WN तक। मतलब आप जितने वेबसाइट चाहें आप इजीली बना सकते हैं। एक आप होस्टिंग ले लीजिए और उसमें डोमेन परचेज करते जाइए और बनाते जाइए। तो इस तरीके से जनरली लोग बनाना शुरू कर दिए कि मतलब डिफरेंट वेबसाइट बना लिए एक ही होस्टिंग लेके। और क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड मतलब जो भी ये वेबसाइट है, जो कंटेंट पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड ये सारे वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट बना देते हैं। और इस पे कंटेंट भी इसी से रिलेटेड, इस वाले वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको लिंक भेजते हैं, इसको यहाँ से इसको और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक इनका मेन मोटिव होता है कि जब यहाँ पर कोई कंटेंट पड़ा होगा और यहाँ से बैकलिंक इस वेबसाइट को मिलेगा, तो क्या होगा, जब इतने सारे वेबसाइट का बैकलिंक यहाँ पे आएगा तो गूगल क्या बोलता है, गूगल यही बोलता है कि जब बैकलिंक आपके वेबसाइट पे, अच्छे बैकलिंक जब आते हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है और रैंक होने के बहुत अच्छे। तो इस तरीके से करके लोगों ने ये अपनी वेबसाइट को रैंक कराना शुरू कर दिया। और ऐसे ही रैंक कराते हैं लोग अभी भी, मतलब बहुत सारे लोग। बट इसमें एक और भी चीज होता है कि लोग मतलब बैकलिंक्स बहुत सारे परचेज करने की भी साइट्स होती हैं, फेसबुक ग्रुप से भी लोग कर लेते हैं। और भी बहुत सारे फाइबर पर बहुत ज़्यादा पहले तो सेल होता था, अब कम है, लेकिन अभी भी है ऐसे सर्विसेज मतलब प्रोवाइड की जाती हैं कि फाइबर पे आप जाओ, वो बोलते हैं कि मैं 50 बैकलिंक्स आपके वेबसाइट के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, आपके निश से रिलेटेड ही होंगे और आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट उनको पे करना होगा। तो इस तरीके से करके सर्विसेज लोग देने लगे, मतलब ये मार्केट में चलने लगा और इसमें लोग सक्सेस भी हुए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बाद में जब पेंगुइन एल्गोरिथम आया 2013 में, तो इसका मेन काम ही था कि लिंक स्कीम को चेक करना। यानी ऐसा कोई भी यदि टीबीएन नेटवर्क बनाकर तो अपना लिंकिंग कर रहा हो तो उसको ये चेक करना, तो ये इसको चेक करना शुरू कर दिया। और ऐसे कोई भी लिंक इनको मिलता था तो उसको डाउन रैंक करने लगे, यानी वो लिस्टिंग में सीआरपी पेज पे लोअर रैंक में जाने लगे या उनको पेनलाइज करना शुरू कर दिए। अब इसका क्या हुआ, अब लोगों ने इसका तोड़ निकाला कि अच्छा हमें क्या करना है, मतलब जो भी टीवीएन बनाने वाले लोग थे उनको भी उतना ही इवॉल्व होने लगे। उनके पास भी ये माइंड था कि अच्छा ऐसा क्या करें कि मतलब गूगल को पता ही ना चले, सिग्नल ही ना जाए कि ये मेरी ही वेबसाइट है, ये मेरा। यहाँ पे कैसे पता चल जाता था, क्योंकि वो एक ही होस्टिंग से यदि आप लेंगे और होस्टिंग को चेक करना है तो सिंपल वो इस डेटाबेस जो होता है वहाँ से क्लियरली पता चल जाता है कि इसका ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है, इसका ओनर। यदि सबका ओनर एक ही पर्सन है, एक ही आईपी है, तो क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब तो ये सारे के सारे पीवीएन का पार्ट है। तो ये तो इजीली रिकग्नाइज हो जाता है। एक यहाँ पर वर्ड यूज होता है फुटप्रिंट इसी के लिए यूज होता है कि आप कोई ना तो कोई ऐसा फुटप्रिंट छोड़ देते हो जिससे गूगल को पता चले। जैसे यहाँ पे होस्टिंग को लेकर के आप क्लियरली गूगल को इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा
आपका आपने ही आपके ही होस्टिंग पे सारे वेबसाइट हैं, सारे अलग-अलग डोमेन से, तो ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये पीबीएन का पार्ट है, तो आपको ये पेनलाइज़ या डीलिस्ट कर। तो अब इसका तोड़ निकालने के लिए, क्योंकि पीबीएन जो लोग यूज़ करते हैं उनके पास भी माइंड था, तो वो लोगों ने क्या किया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि गूगल को ये सिग्नल ही ना जाए कि मतलब ये मेरी ही वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट है मेरी वेबसाइट, ये पता ही ना चले गूगल को। ऐसा कुछ टेक्निक लाया जाए। तो इसके लिए पीबीएम के लोगों ने ओल्ड डोमेन जो थे, पहले के जो डोमेन, जो एक्सपायर्ड डोमेन थे, उनको परचेज करना शुरू कर दिया। इस केस में बहुत ज़्यादा ये जो भी पीबीएन बनाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और वो उन पीबीएन को, उन डोमेन यूज़ करना शुरू कर दिए, एक्सपायर्ड डोमेन को, जिनकी अथॉरिटी अच्छी थी। तो कोई पहले वेबसाइट रहा होगा और बहुत अच्छा वो रैंक किया होगा, उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी रही होगी, डोमेन अथॉरिटी अच्छी रही होगी, लेकिन वो बाद में मतलब एक्सपायर हो गया होगा, उसको जो ओनर होगा वो नहीं यूज़ करता होगा, तो उसको यूज़ कर करके लोग अब यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस केस में क्या हुआ कि डिफरेंट डोमेन से, अच्छे अथॉरिटी वाले डोमेन से इनको लिंक मिलना शुरू हो गया। लेकिन इस केस में भी ऐसा नहीं था कि मतलब आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। सपोज दैट आपकी यहाँ पर ये मेन वेबसाइट है और ये मनी, इसी को मनी साइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सपोज दैट आपके पास 10 वेबसाइट जिनसे आपको लिंक्स मिल, तो जब 10 वेबसाइट से W1 to W10 से सब कुछ से जब इन इसी को लिंक मिल रहे होंगे, तो गूगल को पता नहीं चलेगा, गूगल ये चेक कर नहीं कर सकता कि मतलब ये जो 10 के 10 वेबसाइट्स हैं ये केवल इसी को बैकलिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ है? गूगल क्या बोलता है कि आपको डिफरेंट वेबसाइट से और डिफरेंट में अच्छे डोमेन अथॉरिटी से आपको बैकलिंकिंग मिलनी चाहिए, लेकिन केवल इन्हीं 10 से हमेशा मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। एक चीज़ और भी होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी एक वेबसाइट से एक बैकलिंक किसी भी वेबसाइट को जाता है, तो जो फर्स्ट बैकलिंक हो जाता है उसका लिंक जूस जो होता है वो सबसे हाई होता है, उसमें सबसे ज़्यादा लिंक जूस पास होता है। लेकिन उसी वेबसाइट से 2, उसी वेबसाइट से 3 या 5 आप बैकलिंकिंग ले लेते हैं, तो जो बाद के जितने भी बैकलिंक्स होते हैं उनका लिंक जूस, लिंक अथॉरिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका गूगल भी सोचेगा कि ऐसा क्या है कि मतलब जैसे सपोज W1 से 3-4 इनको बैकलिंक मिला हुआ, तो ऐसा क्या है कि उसी वेबसाइट से मिल रहा है या केवल इन 10 वेबसाइट से ही मिल रहा है। तो यहाँ पे संदेह तो होगा ही होगा ना, और कुछ न कुछ ऐसा फुटप्रिंट छोड़ के चले जाते हैं जिसके वजह से गूगल कहीं ना तो कहीं से रिकॉग्नाइज कर ही लेता है कि आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के थ्रू आपने ये बनाया। तो इस तरीके से गूगल को ये चीज़ों का पता चले। अब वाई डू पीपल यूज पीबीएन? जब ये मालूम है कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क हमें नहीं यूज करना चाहिए, फिर भी लोग यूज क्यों करते हैं? तो यहाँ पे क्लियरली आप देखो, अर्निंग लिंक्स इज डिफिकल्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल। एक्चुअली में आप कोई भी जेन्युइन तरीके से बैकलिंक बनाना इजी नहीं होता, आप कोई भी इजीली नहीं बना सकते। इट्स रियली अ हार्ड टास्क। आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए जब जाते हैं तो ये इजी नहीं कि आप किसी भी वेबसाइट पे चले गए और गेस्ट पोस्टिंग कर दिए, ये आपके हाथ में नहीं होता है। आपको आउटरीच करना पड़ता है, और आउटरीच करना इतना इजी नहीं होता। आपको डेली ईमेल्स करने होते हैं बहुत सारे अच्छे डोमेन अथॉरिटी, और अच्छे डोमेन अथॉरिटी इतना इजीली आपको बैकलिंक्स नहीं दे देते। तो इसीलिए इसके लिए क्या होता है, एक तो आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक हो, सबसे अलग हो और सबसे हाई क्वालिटी का हो, और इतना अच्छा कंटेंट आपने राइट कर दिया है कि आपके पर खुद ही लोग आकर के बैकलिंक बना रहे हैं। दूसरा, आप बैकलिंकिंग तरीकों से मतलब जाकर गेस्ट पोस्टिंग या और भी जितने बैकलिंक के तरीके हैं उनके थ्रू बैकलिंक बना रहे हैं, तो ये इजी तरीका नहीं होता है। लाइक ईमेल आउटरीच, आपको ईमेल के थ्रू आउटरीच करना पड़ता है लोगों से, वेबसाइट ओनर से अपना मतलब बैकलिंक्स बनाने के लिए।
डिजिटल पीआर के थ्रू भी आप बैकलिंक्स बनाते हैं, वो भी इजी नहीं होता है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग जो होता है, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में भी ब्रोकन लिंक को एनालाइज करना, फिर उसके बाद से उनको आउटरीच करना, फिर वहाँ से बैकलिंक लेना, ये भी इजी नहीं होता है। लिंक रिक्लेमेशन या रिसोर्स लिंक बिल्डिंग, ये सारे इजी नहीं होते हैं। तो जनरली लोगों के अंदर क्या होता है, लोग चाहते हैं कि कैसे भी इजीली बैकलिंक्स बने, तो जल्दीबाजी के चक्कर में लोग पीवीएन पे जाते हैं ताकि मेरी वेबसाइट रहे। तो ये मेन रीजन होता है लोगों को पीवीएन यूज कर। इससे पीवीएन जब आप यूज करते हैं तो रिस्क क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रिस्क बहुत हाई रिस्क होता है कि सपोज दैट आप पीवीएन के थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक तो कर गई, हो सकता है इनिशियली जो गूगल का बॉट है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए और आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करने लगी। सपोज 6 मंथ या 8 मंथ्स के बाद गूगल को पता चल जाता है कि ये तो प्राइवेट ब्राउज़र नेटवर्क का है, तो क्या करेगा, उसको गूगल इग्नोर करेगा। इग्नोर करने का मतलब उसका लिंक जूस पास नहीं करेगा, तो वहीं पे आपका जो रैंकिंग होगा वो रैंकिंग लोअर हो जाएगी, रैंकिंग लोअर। दूसरा, पेनाल्टी भी दे सकता है, मैनुअल पेनाल्टी भी दे सकता है। मैनुअल पेनाल्टी में क्या होगा, हो सकता है कि आपका एससीआरपी पेज से ही आपका वो वेबसाइट हट जाए, वो गूगल हटा। तो ऐसे मतलब इतना मेहनत करने या सब कुछ करने के बाद आपका जब एक अच्छा इनकम भी आपका दे रहा होगा वेबसाइट और सडनली डिरैंक हो जाए, एससीआरपी पेज से चला जाए, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ आपका लॉन्ग टर्म में? कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। आप ये सोचो कि आपने बहुत सारे मतलब ठीक है मेन वेबसाइट थी और बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट बनाए थे। इन सारे वेबसाइट को एक तो तरीका था कि पीवीएन के थ्रू आप कर रहे हैं, दूसरा ये तरीका था और कि आप ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनको अलग अलग मतलब आप डेवलप करें और इनका कंटेंट उतना अपडेट करें। यदि ये पीवीएन के पार्ट होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जैसे 5 या 10 आपके वेबसाइट होंगे तो इन सारे वेबसाइट्स को इतना इजी है कि मतलब हर एक वेबसाइट को हमेशा कंटेंट इनका अपग्रेड करना, इनमें कोई भी न्यू स्टैटिक्स आ जाए, मतलब कोई आपने उसमें डेटा दिया है उसको चेंज करना, तो ये क्या हमेशा चेंज आप कर पाएंगे? इतना इजी नहीं होता है। आपकी टीम भी क्या करेगी, आपका जो टीम होती है सिम मतलब जैसे कि जो भी थीम यूज कर रहे होंगे या कंटेंट राइट कर रहे हो, सारे एक ही टाइप के होंगे। और यदि इतना ही होता कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप कंटेंट डाल रहे होते तो फिर तो ये होता ना कि आप एक डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल वेबसाइट ही बना लेते, फिर पीवीएन का पार्ट होने की जरूरत क्या है जब आपको मालूम ही है कि बाद में पेनलाइज हो। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है यदि आपकी वेबसाइट मतलब गूगल पकड़ लेता है कि ये पीवीएन का पार्ट है। तो अब गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वेबसाइट पीवीएन का पार्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ। एक तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि होस्टिंग, मतलब जो होस्टिंग आप करते हैं, जो मैंने बताया था कि एक जो मेन वेबसाइट है उसके अलावा जितने भी आपकी वेबसाइट और सारी वेबसाइट हैं, इन सब के लिए आपने होस्टिंग तो एक ही है लेकिन डोमेन्स अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ से क्लियरली पता चल सकता है और इसको गूगल यहाँ से इजीली रिकॉग्नाइज कर। दूसरा होता है साइट डिजाइन। साइट डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपके सपोज दैट आपकी टीम होगी जो भी, और वो टीम ये सारे वेबसाइट पे काम करती होगी, तो क्या टीम यदि पीवीएन नेटवर्क का आपका मतलब पार्ट हो आप, तो क्या आपकी टीम W1 वेबसाइट के लिए दूसरा डिजाइनिंग करेगी, W2 के लिए दूसरा, W3 के लिए दूसरा, W4 के लिए दूसरा, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करेगी, वेबसाइट टोटली डिफरेंट बनाएगी, नेविगेशन टोटली डिफरेंट करेगी, कलर स्कीम टोटली डिफरेंट होगा? शायद नहीं होगा। इजी नहीं है कि मतलब आप टोटली अलग अलग डिजाइन, नेविगेशन और कलर स्कीम रखें जितने भी 10-15 आपकी वेबसाइट।
क्योंकि यदि इतना करेंगे तो इसकी कॉस्टिंग बहुत आएगी, और जब कॉस्टिंग आएगी तो क्यों ना आप डिफरेंट हर एक वेबसाइट बना लें, फिर पीबीएन क्या पार्ट होने की क्या जरूरत। नेक्स्ट वन इज सिमिलर थीम, मतलब जैसे कि एक में जो थीम है वही कई में जो भी वर्डप्रेस के थीम होते हैं, या आप यदि कोई कस्टमाइज थीम यूज कर रहे हैं तो वही थीम्स सारे में यूज हो रहे हैं, तो वहां से भी रिकॉग्नाइज हो सकता है। फोर्थ वन इज साइट ओनरशिप, जो कि वो इस डेटाबेस से आप क्लियरली मतलब कोई भी पता लगा सकता है कि इसका ओनर कौन है। फिफ्थ वन इज डुप्लीकेट कंटेंट। इतना इजी नहीं होता है कि आप जितने भी 10-15 वेबसाइट हैं, हर एक वेबसाइट के लिए आप यूनिक कंटेंट राइट करते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि हर एक को यूनिक कंटेंट आप राइट कर पाएँ, और हमेशा कंटेंट को, उसके स्टेट्स को हमेशा चेंज करते रहे। क्यों? इसके पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, आपकी टीम होगी, आपको डोमेन्स परचेज करने होंगे, होस्टिंग परचेज करने पड़ेंगे। तो ये इजी नहीं होता कि आप यूनिक कंटेंट राइट करें, और जब यूनिक कंटेंट नहीं राइट करेंगे हो सकता है कि बहुत सारे पेजेज पे आप सेम ही कंटेंट को बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी गूगल पकड़ सकता है कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है और पीबीएन का पार्ट है। सिक्स्थ वन इज इमेजेस एंड वीडियोस। इमेजेस एंड वीडियोस बनाना कॉस्टली होते हैं, इमेजेस को डेवलप करना, वीडियोस को बनाना, तो ये इजी नहीं होगा कि हर एक वेबसाइट का कंटेंट में यदि इमेजेस वीडियोस पड़े हैं तो सारे डिफरेंट होंगे, तो यहाँ से भी पकड़ सकता है गूगल। एंड नेक्स्ट वन इज यूजिंग सेम ईमेल फॉर गूगल एनालिटिक्स। मतलब आपने क्या किया कि बहुत सारे डोमेन तो बना लिया, लेकिन उन सारे को एक ही जो गूगल का जो जीमेल आईडी है उसी पे सारे एनालिटिक्स को एक ही से अटैच कर दिया, तो यहाँ पर भी इजीली गूगल पकड़ सकता है कि हाँ ये आपका पीबीएन का पार्ट। इस तरीके से गूगल आपके पीबीएन को पकड़, तो हमेशा मतलब ये करना चाहिए कि इसको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हो सकता है गूगल का बॉट आपकी इस स्ट्रेटजी को न पकड़ पाए और आप फॉर द टाइमिंग 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर आप रैंक कर जाए, लेकिन कभी ना कभी ये डेफिनेटली पकड़ में आएगा और आपकी वेबसाइट डिलिस्ट। दूसरा, मैं जो मतलब वेबसाइट ओनर होते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि वेबसाइट ओनर को ये लगा रहता है कि मैं तो मेरी वेबसाइट को बस रैंक करना है, और जब वो एसईओ पर्सन के पास या किसी एजेंसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि बस मेरी वेबसाइट को कैसे भी करके रैंक करा दो। तो कैसे भी रैंक कराना है तब तो फिर एसईओ पर्सन क्या करेगा, ऐसे बैकलिंक्स लेते हैं और फिर वहाँ पर आपका फॉर द टाइमिंग रैंक करने लगता है। आप भी बहुत खुश होते हो कि वाओ, मतलब एजेंसी बहुत अच्छा कर रही है, एसईओ पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है कि मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। लेकिन जब 6 मंथ्स के बाद पता चलता है कि नहीं ये तो गलत टेक्निक और इसके थ्रू रैंक किया था, तो आपका सारा बिजनेस डाउन। तो आपके पास भी मतलब आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और एसईओ पर्सन को सही टेक्निक के थ्रू ही बैकलिंकिंग बनानी चाहिए। उनको क्लाइंट को क्लियरली ये सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए डिटेल में, सो दैट कि क्लाइंट भी इस बात को समझे और आपको भी गलत तरीके से बैकलिंक्स ना बने। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को पीबीएन लिंक्स का मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए, हर एक चीज़ों को डिटेल में मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पीबीएन लिंक्स। यदि कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बैकलिंकिंग टेक्निक के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।